नमस्ते। सबसे पहले श्रोताओं को मैं जोहार कहती हूँ और फिर मंच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखती हूँ सीधा। और श्रीनाथ विश्वविद्यालय जमशेदपुर द्वारा आयोजित 8वां अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ वार्षिक साहित्य महोत्सव के उद्घाटन के सुअवसर पर आयोजकों को बधाई देती हूँ और मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेशों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के प्रचार प्रसार में मैं स्वयं 1985 से जुड़ी हूँ, 1985 से, और 2003 से वातायन के माध्यम से हम विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं। और विदेशों में हमने सैकड़ों कार्यक्रम किए हैं। अभी हाल ही में हमारे 4 सम्मेलन हुए हैं, एक लंदन में अक्टूबर में, उसके बाद सिंगापुर में और मॉरिशस, और अब दिल्ली में होने वाला है 10 से 12 जनवरी को, जिसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। आपको अच्छा लगेगा। एक नया तरह का कार्यक्रम है और भाषाओं को लेकर है। तो हमारे यहाँ यूके में हज़ारों बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, यूरोप में और यूके में, जिसको हम संचालित करते हैं। और उसमें से जो बच्चे टॉप करते हैं उसमें से हम 15 बच्चों को भारत भेजते हैं और वो यहाँ आकर भारत भ्रमण के अलावा वो प्रधानमंत्री या बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियों से मिलते हैं जो उनकी पसंद होती है, और कुछ ख़ास शहरों का भ्रमण करते हैं जैसे बनारस, अयोध्या और संसद भवन, इस तरह की चीज़ों को। और फिर वापस जाकर वो और छात्रों को प्रेरित करते हैं कि हमें कितना अच्छा लगा, आप लोग भी हिंदी से जुड़िए। तो अब मैं सीधे इस बात पर आती हूँ कि वहाँ भी और यहाँ भारत में भी मैं अक्सर युवाओं को कहते सुनती हूँ कि हिंदी पढ़कर क्या करेंगे, या हिंदी का कोई भविष्य नहीं है, या हिंदी की जगह अगर हम स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन पढ़ें। और मैं सोचती हूँ कि हमारे ही बच्चे या हमारे ही माँ बाप, भारतीय माँ बाप ही यहाँ भी और विदेशों में भी इस तरह के प्रश्न करते हैं। तो ये मुझे बहुत दुखी करती है ये बात, क्योंकि जब विदेशी हिंदी सीखते हैं तो वो यह सोच कर नहीं सीखते कि हमें फ़ायदा क्या होगा। वो अपनी भाषा से प्यार के लिए सीखते हैं, बॉलीवुड से जुड़ने के लिए सीखते हैं कि हम गानों को कैसे सीखें या उसका मतलब कैसे करें और उस पर नाच गाना कैसे करें। तो वो अपने प्यार से के लिए जुड़ते हैं। और हमारे बच्चे जो है, हमारे माँ बाप को लगता है कि अरे इससे कोई और, पर मैं सोचती हूँ कि हिंदी भी तो एक आप दूसरी भाषा के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप नौकरी पर जाते हैं तो हिंदी को दूसरी भाषा ही माना जाएगा ना, चाहे आपकी पहली बोली या भाषा कोई भी हो। तो अंग्रेज़ी के सिवा हिंदी सीखना आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, स्पेशली आज के समय में। मुझे लगता है कि हम यहाँ पर ही भारत में ही हम लोग हिंदी को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते, और राजभाषा को जानना हमारा नैतिक कर्तव्य भी होना चाहिए। और क्योंकि हमारे विदेशों में भी जो भारतीय हैं उनको जब पूछा जाता है आपकी प्रथम भाषा क्या है, तो बजाय वो हिंदी लिखने के लिखेंगे भोजपुरी, मैथिली या कुछ, तो उससे क्या होता है कि हिंदी का महत्व बहुत कम हो जाता है। तो अब ये जो कह रहे थे कि इतने करोड़ विश्व में हिंदी बोलते हैं, अगर ये सारे लोग भी हिंदी लिखने लगे अपनी प्रथम भाषा को, तो हम लोग कहीं ज़्यादा है। मुझे लगता है कम से कम दूसरी नंबर पर तो है हम विश्व के, लेकिन हमारे इसी एटीट्यूड के कारण हम लोग पिछड़ जाते हैं। और हमारी हिंदी मतलब भाषा और संस्कृति हमारी एकता का प्रतीक है। अगर हम यहाँ एकता नहीं दिखाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, जैसा होता रहा है कि भाषा के उस पर हमें बांटा जा रहा है। जैसे पहले अंग्रेज़ों ने बांटा, अब हम अपने आप से ही बांट रहे हैं कि हिंदी हमारी दूसरी लैंग्वेज है या हमारी पहली भाषा ये है वो है। यदि आप हिंदी को, बड़ी बहन ही है ना हिंदी, हम लोग सभी भाषाओं को महत्व देते हैं। अभी हमारा दिल्ली में जो सम्मेलन हो जा रहा है वो भी भाषा सम्मेलन है, लेकिन जहाँ तक प्रथम भाषा का सवाल आता है हम लोगों को हिंदी ही कहना चाहिए। तो
अभी मैं केरल विश्वविद्यालय में थी पिछले वीक, तो मैं वहाँ कोची विश्वविद्यालय में, तो मैं वहाँ पे मिली। मैं हैरान हो गई, जो तमिल के विद्वान लोग थे वो कितने अपनी भाषा से कितने ज़्यादा प्यार करते हैं और इतने जोश से वो अपने भाषाई कौशल को निखारते हैं। ऐसा ही जुनून हम में हिंदी के लिए क्यों नहीं है? तो हिंदी हमारा संस्कार है, हमारी पहचान है, और इसलिए मैं श्रीनाथ विश्वविद्यालय के बहुआयामी और दिलचस्प प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं का हिंदी के प्रति रुझान और रुचि पैदा करने के लिए बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाविद्यालयों में और विद्यालयों में हिंदी आपको पढ़ाई जाती है। विदेशों में हिंदी हमारे स्कूलों और महाविद्यालयों की भाषा नहीं है। वहाँ पे हम लोग मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों में पढ़ाते हैं, स्वयंसेवक पढ़ाते हैं बिना वेतन के। तो हमें मालूम है कि हिंदी का क्या महत्व है, और बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी खुशी खुशी आते हैं। पूरा 5 दिन स्कूल में पढ़ने के बाद वीकेंड पर वो हिंदी सीखते हैं। तो इतना मतलब महत्व हम लोग समझते हैं वहाँ पे, और हम अपनी इसके कारण ही हम अपनी ज़मीन से जुड़ा महसूस करते हैं। और विदेश में हम रहने की हिम्मत इसीलिए जुड़ा पाते हैं। हमारे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हमें भी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, हम लोग बहुत मिस करते हैं अपने परिवार को, स्पेशली जब कोई शादी होती है या कोई अनुष्ठान होता है या तीज त्यौहार होते हैं, तो हम लोग बहुत मिस करते हैं। पर हम आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग जुड़कर रहने की वजह से हम लोग खुश हैं वहाँ पर। आज हिंदी में करियर बनाने की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत समूचे विश्व के आकर्षण का केंद्र है। वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तकनीकी विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि के चलते अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हिंदी भाषा में दक्षता की मांग बढ़ रही है। अब यह अभिव्यक्ति की भाषा के साथ साथ ज्ञानार्जन, बाजार और व्यापार की भाषा के रूप में दैनंदिन व्यापकता पा रही है। इंटरनेट, सोशल मीडिया पर हिंदी में सामग्री की उपलब्धता ने हिंदी की वैश्विक पहुंच को बहुत आसान बना दिया। आप कहीं भी सीख सकते हैं हिंदी मीडिया के माध्यम से। हम लोग वैश्विक हिंदी परिवार चलाते हैं, वहाँ पर मुफ्त शिक्षा, हिंदी की शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। तो अगर यदि आपको उससे जुड़ना हो तो आप वैश्विक हिंदी परिवार की साइट पे जाइए और उन कक्षाओं से जुड़िए। कोविड काल के दौरान डायस्पोरा में जितने लेखकों का उदय हुआ शायद ही कभी हुआ हो, और विदेशों में भारतीयों का मान सम्मान बढ़ा है, इसलिए अब वे हिंदी बोलने में गर्व महसूस करते हैं। जैसे पहले हमको लगता था कि हिंदी बोलना या हम लोगों को अपना कमतर लगता था, लेकिन आज हम हिंदी बोलकर अपने को बहुत प्राउड महसूस करते हैं वहाँ पर। और क्योंकि हमें लगता है कि हमारा देश इतना अच्छा कर रहा है, तो हमें उसके लिए इसके बाद से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हिंदी भाषा मात्र न होकर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति भी है। हिंदी साहित्य और कला से परिचय युवाओं को गहरी सोच और विचार करने की क्षमता की विकसित करने में भी मदद करता है। आज छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद, शिक्षा, फिल्म, मीडिया, साहित्य, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में प्रचुर अवसर मिल सकते हैं। अच्छे संवादकर्ता पॉडकास्ट, ब्लॉग के माध्यम से शोहरत और पैसा कमा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग आजकल युवा लोग इतने प्रचलित हो रहे हैं और काफ़ी वो पैसा भी कमा रहे हैं। हिंदी किसी की अनुशंसा से नहीं, अपितु अपनी शक्ति से संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन सकती है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है अनुशंसा करने की कि हमारी हिंदी को यहाँ पहुँचाओ, वहाँ पहुँचाओ। भारत अब विकास के मार्ग पर अक्सर है। देर सवेर से ही सही, सबको स्वीकार करना होगा कि हमारी भाषा को, हमें, हमारी संस्कृति को, क्योंकि वो आखिर पश्चिम का ज्ञान भी तो एक हद तक संस्कृति, हिंदी हमारे भारत से ही तो आया है। तो हमें इस बात के लिए बहुत अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। आज विश्व भर में हिंदी और अन्य भाषाओं तथा भारतीय संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य और अध्ययन हो रहे हैं।
भारतीय भाषाओं और संस्कृति के विश्व में प्रचार प्रसार के लिए हमें आपके द्वारा आयोजित ऐसे ही कार्यक्रमों की आवश्यकता है। जो इसमें मुझे आज बहुत सारे नए आइडियाज़ मिले, जैसे ये कॉमिक्स का है, तो हालांकि हम लोग वहाँ कॉमिक्स पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन हिंदी में नहीं पढ़ते। तो ये बहुत अच्छे आज सुझाव मैंने यहाँ पर मुझे सुनने को मिले, तो हम लोग भी उसको वहाँ पर करेंगे। और हालांकि हम लोरी विदा जैसे तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि हमारा हिंदी का स्टैंडर्ड बहुत इतना हाई नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग बाकी की चीज़ों को अपना सकते हैं और हम करते भी हैं, अंताक्षरी के माध्यम से, फिल्म्स के माध्यम से। और अब बहुत बहुत हमारे पास सामग्री है जिसके द्वारा हम बच्चों को प्रेरित करते हैं और प्रतियोगिताएं करते हैं। और ऐसे कार्यक्रमों से हमारा एक इंटरनेशनल थिंक टैंक भी विकसित होता है। जैसे आज मैं मिली आपके लोगों से, हालांकि मैं चाहती थी कि मैं एक पूरा दिन छात्रों के साथ गुजारूं, क्योंकि मेरा इतना लंबा अनुभव है 76 साल का कि बच्चों के साथ, कि छात्रों के साथ, कि कैसे मैं अपने अनुभव बांटूं और बताऊं कि जीवन को कैसे जिया जाता है, कि इतना बीमार होते हुए भी और इतनी उम्र होते भी मुझे लगता है कि मैं अभी भी युवा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र इतनी बड़ी है। तो मतलब मेरी बात वो लोग ज़्यादा समझेंगे और जानेंगे अगर मैं आपसे अलग से बात कर सकूं। और मेरा यहाँ आने का मकसद भी यही था। लेकिन अब अच्छा हुआ कि मेरी इतने सारे लेखकों से और प्राध्यापकों से भी मुलाकात हुई, क्योंकि उनके ज़रिए से मुझे उन तक पहुँचने की भी मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे उसमें आप ज़रूर भाग लें, और मैं आपका बहुत इसी महत्वपूर्ण कार्य इसी उत्साह और लगन के साथ ये जारी रहे, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इन्होंने पूछा था, कौशिक जी ने, कि इम्प्रेसारियो का क्या काम होता है, तो मैं बता दूं कि मैं एक इम्प्रेसारियो पहले हूँ, उसके बाद लेखिका या जो भी हूँ। तो इम्प्रेसारियो का मतलब बड़ी बारीकियों को देखने का होता है कार्यक्रम के दौरान। जैसे आज का मैं उदाहरण दूँ तो जो योग से संबंधित जो प्रस्तुति थी, उसमें मुझे एक कमी लगी। इतनी खूबसूरत प्रस्तुति थी, पर मुझे कमी लगी कि छात्रों में मुस्कुरा नहीं रहे थे। वो बहुत सीरियसली ले रहे थे उसको। तो आप किसी भी चीज़ को सीरियसली मत लें, उसको आप सहज लें, ताकि हमें भी अब इतना योग देख के हमें स्फूर्ति मिलनी चाहिए थी। लेकिन मैंने देखा कि वो लोग मन से, जैसे हालांकि वो मन से कर रहे होंगे, इतना खूबसूरत कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाएं, थोड़ा सा दिखाएं हम एंजॉय कर रहे हैं, ताकि ऑडियंस भी वही एंजॉय करती है जो देखती है। अगर मैं आप मुस्कुराऊंगी तो आप भी मुस्कुरा देंगे। अगर मैं सैड सी खड़ी हूँ तो नेचुरली आपका भी उत्साह थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये मेरा काम है, और जिसके लिए हम पूरे विदेशों में ये करते हैं काम। और हमारे इसमें बहुत सारे युवा वर्ग जुड़े, और क्योंकि हमारी भविष्य है तो वही आप ही लोग हैं, तो आप इससे जुड़े और हमारे साथ दें। और प्रवासी साहित्य, पता नहीं आप में से कितने लोगों को पढ़ा है, तो आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमारे लेखन से, कि क्या हमारा जो प्रवासी साहित्य है वो एक नई संवेदना, नया परिवेश, नई जीवन दृष्टि और नए सरोकारों के न केवल मार्ग दिखाएगा आपको, अपितु समावेशिता, वृद्धि, समृद्धि और विश्वास का वातावरण पैदा करेगा। 3 साल पहले मैं विश्व भ्रमण पर निकली थी, तो बहुत देशों में मैंने देखा कि मेरे स्वागत हिंदी भाषियों ने नहीं, बाकी भाषा भाषियों ने भी किया, जो स्वयं हिंदी सीखना चाहते हैं। इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या होगी। तो मैं एक बार फिर आपको अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।